हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल जैसा कि हमने बोला था, हम लोग आज सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है जीएसटी का वो पढ़ेंगे। सो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी दैट सेज कि जितने भी इंट्रास्टेट सप्लाईज है उन पे जीएसटी सीजीएसटी लगेगा। प्लस उसका मैक्सिमम रेट क्या रहेगा? इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 20%। जैसा कि हमने देखा है अभी जो सीजीएसटी का रेट है दैट इज अप टू 2.5%, 6%, 9% और 14%। सो इट कैन बी मैक्सिमम अप टू 20%। देन इसमें लिखा हुआ है जो सीजीएसटी लगेगा वो लगेगा सारे प्रोडक्ट्स पे एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देन इस पे लिखा हुआ है क्या वैल्यू रहेगा। टैक्सेबल वैल्यू को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 में, बट ये बोलता है कि टैक्सेबल वैल्यू में क्या मतलब कौन सा वैल्यू जिस पे जीएसटी लगेगा, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू। देन टैक्सेबल पर्सन एंड इट इज सेइंग टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब कब जीएसटी पे करना है वो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन बोलता है। देन उसका सबसेक्शन 2 बोलता है, मतलब लिकर को तो पहले वहीं से निकाल दिया सबसेक्शन मेन प्रोविजन से ही। अब 9 सबसेक्शन 2 से 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस पे भी जीएसटी सीजीएसटी नहीं लगेगा। देन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 जो हम सबका फेवरेट है, मतलब मेरे हिसाब से दैट इज फॉर रिवर्स चार्ज। जब बिगिनिंग में जब जीएसटी आया था इन 2017, दैट टाइम फॉर 2 मंथ्स फॉर द जुलाई एंड फॉर अगस्त मंथ उन्होंने 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 दोनों को एप्लीकेबल रखा था। अभी जो फिलहाल में 9 सबसेक्शन 3 तो है ही है, 3 सेइंग जीएसटी अंडर आरसीएम फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स। अब वो स्पेसिफाइड सर्विसेज एंड गुड्स कौन कौन से हैं, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। सर्विसेज का एग्जांपल है जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, देन इंश्योरेंस एजेंट, देन रिकवरी एजेंट और स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, लाइक दिस दीज ऑल सर्विसेज। और हम लोग ऐड कर सकते हैं कोई भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से हमने कुछ सर्विस को इंपोर्ट किया है वो भी रिवर्स चार्ज के अंडर आएगा। ठीक है बस, ये हो गया। देन गुड्स में क्या क्या आता है, कैश्यू नट्स आता है और तेंदू लीव्स आता है। तेंदू लीव मीन्स जो बीड़ी प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग उसमें यूज होता है। एंड देन टोबैको लीव्स, इन सब पे आरसीएम लगेगा। ये होता है 9 सबसेक्शन 3 का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो स्पेसिफाइड सर्विस और गुड्स है इन पे कंपलसरी आरसीएम लगेगा। सेकंड 9 subsection 4 says if we are by a registered person getting supply, means in other words we can say an unregistered person supplying to registered person, that even goods or services that will be liable to RCM. So ये एक्चुअली बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट था, बिकॉज इससे क्या हो रहा था, गवर्नमेंट का जो मेन मोटो है रेवेन्यू कलेक्शन का वो तो फुलफिल हो रहा था, बट द थिंग जो अल्टीमेट लोअर मतलब बहुत छोटे बिजनेसमैन थे उनको बहुत लॉस हो रहा था। कैसे हो रहा था, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल होटल बिजनेस में क्या होता है, जो लॉन्ड्री सर्विस होती है वो एक छोटे छोटे जो लॉन्ड्री प्रोवाइडर होते हैं उनसे लेते हैं, उन जिनका टर्नओवर अप टू 10 लाख होता है, 9 लाख होता है। सो वो लोग क्या सप्लाई करेंगे तो वो तो जीएसटी लगाएंगे नहीं। अब आरसीएम लगेगा तो क्या करेगा, द होटल हैज टू पे द जीएसटी वॉट एवर सप्लाई दे आर गेटिंग फ्रॉम द लॉन्ड्री पर्सन। सो इस केस में कोई भी अपनी कंप्लायंस नहीं बढ़ाना चाहेगा। सो अल्टीमेटली होटल्स क्या करेंगे, होटल्स बोलेंगे कि नहीं तू तो मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन है लॉन्ड्री वाला, मतलब हम लोग तेरे से सर्विस नहीं लेंगे, हम लोग किसी और पर्सन के पास जाएंगे। सो इसमें किसका नुकसान है, अल्टीमेटली जो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है लॉन्ड्री पर्सन उसको बिजनेस नहीं मिलेगा एंड ही हैज टू गेट रजिस्ट्रेशन। सो गवर्नमेंट का तो मोटो बढ़ रहा है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो इस केस पे बहुत बवाल हुआ था एंड विद इन 2 मंथ्स गवर्नमेंट को ये पूरा विड्रॉ करना पड़ा 9 सबसेक्शन 4 को, मतलब विड्रॉ इन द सेंस उनको एक उस पे बैन लगाना पड़ा, रोक लगाना पड़ा नोटिफिकेशन के जरिए। सो अगस्त 2017 में इसके ऊपर लगा था, सब इसको सब्स्टिट्यूट किया था और अभी तक वो वापस एक्टिव नहीं हुआ है। सो अभी जो है 9 सबसेक्शन 4 ओनली वन सर्विस पे लगता है, दैट इज कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी इनपुट आता है तो उस पे आरसीएम लगता है अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होता है तो। सो व्हाट आई एम सेइंग, 9 सबसेक्शन 3 स्पेसिफाइड सर्विस और गुड्स है उन पे तो आरसीएम लगेगा ही लगेगा। 9 सबसेक्शन 4 सेज अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है इवन गुड्स और सप्लाई, उस केस में आरसीएम में पे करना पड़ेगा, हु इज रजिस्टर्ड पर्सन उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर इसको जो ये था 9 सबसेक्शन 4 इसको विड्रॉ किया गया और अभी जो करंटली एक ही ऐसी सर्विस है जिसमें एक ऐसा सेक्टर है, वी कैन से ओनली वन सेक्टर इन विच अगर कोई भी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्टर बिल्डर और हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस ले रहा है
तो उसको जीएसटी अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है बस, ये हो गया। देन 9 सबसेक्शन 5 सेज आरसीएम एनसीएम तो हो गया। आरसीएम मींस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड एनसीएम और एफसीएम वी कैन से फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सर्विसेज है, specified 3 services in which neither the supplier will pay GST nor the recipient will pay. Then who will pay? Then who will pay the GST? The question arise here. So एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूँ। आप ओला उबर में ट्रेवल करते हैं। सो ओला उबर में आप जो ड्राइवर से ड्राइवर को हम लोग पे करते हैं अपना जो भी फेयर होता है, तो उस पर क्या हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइवर है वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, या फिर ड्राइवर आई मीन टू से जो कैब का ओनर है, बिकॉज इनकी खुद की तो कैब होती नहीं है ओला और उबर की, बहुत ही कम होती है, रेयरली, और होती भी नहीं है मोस्टली। तो सो अभी जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। तो वी आर द रेसिपिएंट। फॉर एग्जांपल आई एम मतलब मैं एक कैब बुक करता हूँ, आई एम द एक्चुअल रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड द एक्चुअल हु इज द सप्लायर ऑफ प्रोवाइडर, सप्लायर ऑफ सर्विस इज द ड्राइवर और द ओनर ऑफ द कैब, वो सप्लायर हो गया। सप्लायर एंड रेसिपिएंट। वो सप्लायर पे करेगा या मैं पे करूंगा? अब इसको ना तो हम लोग एफसीएम में डाल सकते हैं ना ही आरसीएम में, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उसका टर्नओवर मोर देन 20 लाख होगा और वो जीएसटी पे करेगा। हम और इतना गवर्नमेंट के लिए फीजिबल नहीं है कि वो हर एक को पकड़ पकड़ के जीएसटी कलेक्ट कर सके। सो व्हाट गवर्नमेंट डिड इन दिस केस, गवर्नमेंट ने बोला जो इंटरमीडिएटर रहेगा, फॉर एग्जांपल हियर द ओला और उबर इज द इंटरमीडियरी, वो पीपल पे करेंगे, वो कंपनीज पे करेंगे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। सो देयर आर 3 स्पेसिफाइड सर्विसेज। आप लोग कैसे याद रखेंगे इनको? याद रखने का तरीका, आप लोग ने एचएमटी का एक वॉच आता था पहले। सो एचएमटी, वी विल से 3 सर्विसेज ऑफ एचएमटी। एच मींस होटल, M means miscellaneous services and T means transportation. So first we'll go with hotel. होटल में 2 होटल्स होते हैं, एक हो गया ताज और एक हो गया छोटा कोई भी हमारे आसपास का लॉज होता है। सो अगर ताज होटल है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में तो वो खुद ही जीएसटी पे कर लेगा, इवन दो वो ओयो पे रजिस्टर्ड है या नहीं है। एक जो छोटा होटल सर्विस प्रोवाइडर है, लॉज हो गया, तो उस केस में वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे, ओयो पे रजिस्टर्ड है तो ओयो विल पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ देम, एक्चुअल रिसिपिएंट कोई और रहेगा। ठीक है बस। तो इस केस में, होटल केस में 2 केस हो गया। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है ऑलरेडी अंडर सेक्शन 22, इन दैट केस तो जो सप्लायर है वो ही पे करेगा। सप्लायर मींस होटल पे करेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ वो रजिस्टर्ड है और जिस ई कॉमर्स सप्लायर के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है सर्विस का, तो वो ई कॉमर्स जो ऑपरेटर है वो पे करेगा जीएसटी गवर्नमेंट को। देन सेकंड है एम। एम मींस मिसलेनियस सर्विस। मिसलेनियस सर्विस में आता है अपना कारपेंटिंग एंड कारपेंटिंग हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, प्लम्बिंग हो गया। तो ये जो भी आपने रिसेंटली नाम सुना होगा अर्बन क्लैब का, अर्बन क्लैब पे सर्विस प्रोवाइड करता है, सबको एक जगह करता है। और हम लोग एक प्लम्बर और कारपेंटर को हम लोग नहीं कह सकते कि वो रजिस्टर्ड होगा उसमें, और बहुत बड़े बड़े जो होता है कारपेंटर वो रजिस्टर्ड भी होता है जीएसटी में। सो इस केस में भी सेम टू सेम, अगर वो मिसलेनियस सर्विस प्रोवाइडर खुद रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो वो खुद ही पे कर लेगा। दैट मींस सप्लायर विल पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट। इफ द सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड द जीएसटी, देन बाय हुम, मतलब थ्रू हुम हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, जैसे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। ये हो गया। देन टी मींस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्ट में एक सिंपल कट बोला है गवर्नमेंट ने। ट्रांसपोर्ट में ये नहीं बोला है कि आप मतलब जो रजिस्टर्ड होगा और नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो ड्राइवर है, जो कैब ओनर है छोटा, वो एक रजिस्टर्ड रहेगा जीएसटी में। सो इन ट्रांसपोर्टेशन कंपल्सरीली द ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू विच दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, वो ही जीएसटी पे करेगा। सो ये हो गया चार्जिंग सेक्शन। सो मेन चार्जिंग सेक्शन क्या काम आता है? चार्जिंग सेक्शन मीन वो आपको बताता है कि उसका मेन मैक्सिमम रेट क्या रहेगा, कैसे जीएसटी कलेक्ट करना है, कौन सी वैल्यू पे कलेक्ट होगा, और टैक्सेबल पर्सन कौन होगा। टैक्सेबल पर्सन जो डिसाइड होता है वो इसके थ्रू डिसाइड होता है, एनसीएम होगा या फिर आरसीएम होगा। देन सेम टू सेम सेक्शन 5 होता है, सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी, दैट आल्सो चार्जिंग सेक्शन फॉर आईजीएसटी एक्ट। कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है उसमें। जहाँ पे यहाँ पे सीजीएसटी है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी में, वहाँ पे सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी में सीजीएसटी को आईजीएसटी में कर दिया गया है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया वैसे। एंड जो रेट ऑफ यहाँ पे मैक्सिमम रेट 20% तो वहाँ पे 40% हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो वहाँ पे इंटरेस्टेड सप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद में उसमें एक चीज और डाली हुई है एक्स्ट्रा, वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो हमने बात कर ली यहाँ पे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है, आप सभी को पता होगा, हम अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो कस्टम एक्ट एप्लीकेबल होता है एंड कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी।
इंपोर्ट ड्यूटी में जीएसटी भी आता है, आईजीएसटी आता है, बट आईजीएसटी जो इंपोर्ट ड्यूटी के टाइम पे लगता है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो आईजीएसटी को रेगुलेट जीएसटी एक्ट नहीं करता है, वो आईजीएसटी को रेगुलेट करता है अपना कस्टम एक्ट। सो उसका जस्ट यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जो भी आईजीएसटी लगेगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स दैट विल बी एज पर कस्टम एक्ट, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 उसके अकॉर्डिंग लगेगा। सो ये हमने सीखा आज, चार्जिंग सेक्शन हमने सीख लिया है। एंड नेक्स्ट हम लोग कल जो हमारा मेन सेकंड गेट रहेगा सप्लाई, उसमें हम लोग एंटर करेंगे कि क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। सो विद दिस थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।